तो नेक्स्ट टॉपिक है पी रोम सॉरी। हमने रोम के बारे में बात किया था, रीड ओनली मेमोरी के बारे में। अब इसके टाइप्स हैं। रोम क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी, ठीक है ना। तो उसमें मतलब कि इसके अलग अलग टाइप होते हैं। कोई किस सिस्टम में कोई सी अटैच है, किसी में कोई सी अटैच है। तो डिपेंड करता है कि हमारे नीड क्या है, उसके अकॉर्डिंग वो डिजाइन की जाती है ना। तो पहला है पी रोम, पी और प्रोग्रामेबल। देखो, जो हमें मतलब इसके नेम से ही पता चलता है कि यहाँ प्रोग्रामेबल लिखा है, यानी कि इसको बनाने के लिए, इसकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए प्रोग्रामिंग की गई है ना। जो प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करता है वो प्रोग्रामेबल है। यानी कि जब ये चिप बनाई गई तो इस पर एक मैन्युफैक्चरिंग कर दी गई, और उस मैन्युफैक्चरिंग के टाइम में प्रोग्राम एम्बेड कर दिया गया, ठीक है ना। यानी कि जब देखो, जो रोम की चिप होती है वो मदरबोर्ड पे, जब उनको मदरबोर्ड को बनाया जाता है उस पर अटैच कर दी जाती है। तो चिप को जब अटैच करने से पहले मैन्युफैक्चरिंग के टाइम उसमें प्रोग्रामिंग की जाती है। वो हमारी प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होती है, ठीक है ना। यानी कि जब उसको बनाया गया तो उसमें जिस लेवल का प्रोग्राम एम्बेड करना था कंप्यूटर के लिए वो कर दिया गया है, बाद में उसको मदरबोर्ड पे अटैच कर दिया गया है, ठीक है ना। और ये वन टाइम प्रोग्राम को सपोर्ट करता है। यानी कि आप इसमें बार बार प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते। एक ही बार इसमें प्रोग्रामिंग की जाती है। कब? जब इस चिप की मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, और मैन्युफैक्चरिंग के बाद उसमें प्रोग्राम एम्बेड करने के बाद उसको मदरबोर्ड पर अटैच कर दिया जाता है। तो उसके बाद हम इसको चेंज नहीं कर सकते, फिर उसको हम सिर्फ रीड ही कर सकते हैं। फिर वो एज ए रीड ओनली मेमोरी काम करते हैं कि वो जो हमारा डाटा है हम उसको रीड कर सकते हैं, उसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। उसमें ऑप्शन आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। जैसे बूट डिवाइस होता है। बूट डिवाइस क्या होता है? इससे हमारा कंप्यूटर बूट होता है, तो वो रोम का पार्ट होता है। मान लो हमारा कंप्यूटर बूट किससे हो रहा है? हार्ड डिस्क से हो रहा है, या यूएसबी पोर्ट से हो रहा है, या लैन कार्ड से हो रहा है, ठीक है ना। तो जो फर्स्ट प्रायोरिटी पे होता है, जो फर्स्ट पे होता है, तो हमारा जो कंप्यूटर है ना, मैंने बताया था आप लोगों को पोस्ट टेस्ट के बारे में। तो जो पोस्ट टेस्ट के बाद कंप्यूटर चलता है ना, तो वो चेक करेगा कि बूट डिवाइस में प्रायोरिटी किसको दी गई है, ठीक है ना। तो वो क्या हो सकता है हमारा, जो मैंने बताया हार्ड डिस्क है, या सीडी रोम भी हो सकता है। हालांकि आजकल सीडी रोम अटैच नहीं होता कंप्यूटर में या लैपटॉप में, रेयर ही होता है, क्योंकि उसके लिए अब यूएसबी को सपोर्ट करना शुरू कर दिया है, ठीक है ना। तो वो उसका प्रोग्राम का पार्ट है, तो आप उसको चेंज कर सकते हो, उसको रीड कर सकते हो, बट उसे बार बार प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते। एक बार की प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है ना। दूसरा है तो हमारा ई रोम, यानी कि जो प्रोग्राम ई रोम है उसके आगे ई वर्ड यूज किया है, वो मैं लिख देता हूँ इरेजेबल। इरेजेबल का मतलब क्या है कि आप डाटा को इरेज कर सकते हो। मतलब कि ये है प्रोग्रामेबल, बट आप इसको जो आपने इसकी मैन्युफैक्चरिंग कर दी है, तो इसके लिए आप इसको, जो हमारा प्रोग्राम था उसमें मैन्युफैक्चरिंग के टाइम में एम्बेड किया गया था चिप के अंदर, तो आप उसको इरेज भी कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ अल्ट्रा वायलेट रेज, ठीक है ना। तो अल्ट्रा वायलेट के बेस पर आप इसको इरेज करके इसके दोबारा से कंटेंट को रीड कर सकते हैं, मतलब सॉरी राइट कर सकते हैं, ठीक है। बट इसमें एक कंडीशन होती है, जब आप इसमें क्या कंटेंट आपने राइट किया है क्या नहीं, उस टाइप की कंटेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करता है। जैसे
जो रीड ओनली मेमोरी जैसे पी रोम होता है, आप उसमें सारा कुछ चेक कर सकते हो, इसमें वो वाली चीज नहीं होती है ना। तो ये रिसर्च वगैरह के लिए या डेवलपमेंट के लिए यूज की जाती है, ठीक है ना। जो लोग रिसर्च पे काम करते हैं, मान लो इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड, तो वो इसको यूज करता है ताकि बार बार प्रोग्राम को इरेज किया जा सके, बार बार उसकी टेस्टिंग की जा सके, ठीक है ना। यानी कि आपने कोई इनपुट दी है, उसके अकॉर्डिंग आपकी आउटपुट नहीं आती, तो आप उसको इरेज कर दो, दोबारा से उसमें डाटा को राइट कर दो, ठीक है ना। तो ये रिसर्च ऑपरेशन में काम आती है, मतलब ये इसकी एप्लीकेशन है, रिसर्च में यूज होती है, ये कह सकते हो। तीसरी है बच्चों डबल ई पी रोम। तो इसमें जो इरेजेबल पी रोम था, उसके आगे एक ही और लग गया है, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकली। इलेक्ट्रिकली, उसके बाद आगे जो पी रोम है सेम। तो ये भी एक तरह से रीड ओनली मेमोरी का काम करती है। तो इसमें जो इंस्ट्रक्शन होती हैं, जो भी मतलब मैन्युफैक्चरिंग के टाइम प्रोग्रामिंग की जाती है, आप उसको रीड कर सकते हो। हाँ, इसमें ऐसे हो सकता है, एक तरह से फ्लैश मेमोरी है ये। आप इसमें अगर दो जो चिप होती है, तो अगर आप उन्हें प्रोग्रामिंग करते हो, तो उनको क्या है, मदरबोर्ड से निकालना पड़ता है, फिर आपकी उसमें रीराइट कर सकते हो आप। इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें विदाउट रिमूविंग फ्रॉम द मदरबोर्ड यू कैन डू द प्रोग्रामिंग, ठीक है ना। इसमें जो प्रोग्रामिंग होती है, वो आप बाद में वैसे ही कर सकते हो, मतलब कि जैसे फर्स्ट टाइम में की थी, तो इसको निकालने की कंप्यूटर से ये वो उसकी जरूरत नहीं पड़ती, है ना। तो ये थर्ड पार्ट है रोम का। तो रोम अलग अलग वे में अटैच होती है, मतलब कि किस टाइप का पर्पज के लिए आप अपने कंप्यूटर को यूज करते हो, उसके हिसाब से रोम को अटैच किया जाता है हमारे कंप्यूटर से, ठीक है ना। अगर हमें रिसर्च वगैरह के लिए जरूरत पड़ती है, तो जैसे उसके लिए स्पेशल ई पी रोम का यूज किया जाता है, ठीक है ना, ताकि डाटा को हम बार बार इरेज कर पाए और उसको यूज कर पाए, ठीक है ना। ई पी रोम में हम कभी भी कैसे डाटा को चेंजेस कर सकते हैं। आगे मेमोरी का पार्ट है कैश मेमोरी। कैश मेमोरी क्या होती है, पहले भी बताया था मैंने कि कोई भी मेमोरी का देखो, पहले सबसे पहला यूज सभी का सेम है कि हम उसमें डाटा को रीड करने के लिए या राइट करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है ना। तो फिर आगे डिपेंड करता है वो किस टाइप की मेमोरी है, उसका यूज किस टाइप से। तो क्या होता है कि पहले भी मैंने बताया था कि जो कैश मेमोरी होती है हमारे सीपीयू, है ना, प्रोसेसर के बिल्कुल पास की मेमोरी को हम कैश मेमोरी बोलते हैं। तो अगर हमारे कंप्यूटर की कैश मेमोरी जितनी अच्छी होती है, तो उसकी स्पीड उतनी ही अच्छी हो जाती है, प्रोसेसिंग स्पीड, ठीक है ना। तो एक तरह से ये बफरिंग को सपोर्ट करती है। बफरिंग समझते हो, बफरिंग का मतलब होता है कि डाटा को स्टोर कर लेते हैं, ताकि बार बार जब उसको यूज करना पड़े, तो उसको जो उसके एक्चुअल प्लेस है जहां पर वो स्टोर किया गया था, वहां से उसको एक्सेस न करना पड़े, ठीक है ना। जैसे आपने देखा होगा कि हम ऑनलाइन वीडियो देखते हैं, तो वो क्या करता है कि उसमें बफरिंग दिखाते हैं कि वो पहले वो चलता चलता रहता है, फिर जो उसके सिग्नल कंप्लीट हो जाता है ना, जितने उसको बिट्स चाहिए होते हैं स्ट्रीम को प्ले करने के लिए, फिर वो चलता है। वो एक बफरिंग का पार्ट है। बफरिंग ऑनलाइन इसलिए होती है जो स्पीड स्लो होती है, ठीक है ना, फिर वो कंटेंट लोड हो जाता है, फिर वो स्टार्ट करता है। तो कैश मेमोरी बफरिंग को सपोर्ट करती है, ताकि डाटा को वहां स्टोर कर सके और सीपीयू डायरेक्टली उसको एक्सेस कर पाए स्पीड को बढ़ाने के लिए। बट कैश मेमोरी स्मॉल इन नेचर होती है, ज्यादा नहीं होती, ठीक है ना। जो बड़े लेवल पे सर्वर वगैरह यूज किए जाते हैं, या फोरकास्टिंग के लिए यूज किए जाते हैं कंप्यूटर, ठीक है ना, या डाटाबेस को हैंडल करने के लिए, इस टाइप से जहां पर रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, वहां पर कैश मेमोरी को अलग से इनबिल्ट कराया जाता है कि हमारी कैश मेमोरी ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि वो सिस्टम अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट बनाए जाते हैं। जो हमारे सिस्टम होते हैं, ये नॉर्मल
यूज के लिए बनाए जाते हैं, ठीक है ना। इनकी जो कैश मेमोरी होती है वो उनके कंपैरिजन में कम होती है। तो प्रोसेसिंग को इंक्रीज करने के लिए हम कैश मेमोरी का यूज करते हैं। वो कैसे करते हैं, जो सीपीयू एचसीपी ट्रांसफर द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम कैश मेमोरी टुवर्ड, यानी कि देखो क्या करता है, जो सीपीयू का प्रोसेसिंग एरिया है, ठीक है ना, जहां पर वो प्रोसेसिंग करता है, तो वो क्या करेगा, कैश मेमोरी से जो भी डाटा होगा वो प्रोसेसिंग एरिया में ले आएगा, है ना। और प्रोसेसिंग एरिया में डाटा लाने के लिए को दूसरी मेमोरी के कंपैरिजन में कैश मेमोरी से कम टाइम लगता है, इसलिए इसकी प्रोसेसिंग स्पीड अच्छी हो जाती है जब हमारा डाटा कैश मेमोरी से एक्सेस किया जाता है, ठीक है ना। तो ये इसका रीजन है कि हम इसको यूज करते हैं। दूसरा बात है कि ये किसके बीच में होता है, हमारा सीपीयू, लिख देता हूँ मैं पहले, जैसे हमारा सीपीयू होता है उसके बाद कैश मेमोरी होती है, उसके बाद हमारा मेन मेमोरी है, ठीक है ना। यानी कि सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में आती है कैश मेमोरी, यानी कि मेन मेमोरी कौन सी होती है, इसको हमने प्राइमरी मेमोरी बोला था, या फिर हमने इसको रैम बोला था। तो सीपीयू ट्राई करता है डाटा हमेशा कि उसको कैश मेमोरी में जितना हो जाए ज्यादा मिले, ताकि वो अपनी स्पीड को बढ़ा सके, प्रोसेसिंग टाइम को कम कर सके, ठीक है। तो कैश मेमोरी जब मान लो आपने सिस्टम ओपन किया तो एक तरह से एम्प्टी होती है, तो जो आपका डाटा रैम के अंदर आ जाता है, प्राइमरी मेमोरी के अंदर, तो यहाँ से सीपीयू क्या करता है, कुछ डाटा कैश मेमोरी के अंदर स्टोर कर लेता है, ताकि जब उसको जरूरत पड़े तो वो डायरेक्टली वहां से एक्सेस कर पाए, उसको जरूरत नहीं है उसकी जो लोकेशन है वहां से बार बार एक्सेस करने के लिए, ठीक है ना। ये पॉइंट आप इसके बारे में बता देते हो, स्पीड इज हाई। ठीक है ना, जो इसकी स्पीड होती है वो फास्ट होती है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ से जो डाटा एक्सेस होएगा वो हमेशा फास्ट होता है, प्रोसेसिंग उस पर तेज की जाती है। तो अगर हम नॉर्मल कैश मेमोरी की बात करते हैं, कितना होता है, मैक्सिमम 4 MB, पूरे मेगाबाइट होते हैं, ठीक है ना। यानी कि हमारे कंप्यूटर में मैक्सिमम 4 MB कैश मेमोरी होती है, जिसके बेस पर प्रोसेसर उसका यूज करता है। देखो 4 MB बहुत कम है स्पेस, बट जो इसमें इम्पोर्टेंट डाटा होता है वो ही रखा जाता है, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि आपने एक फाइल ओपन की हुई है, तो उसमें कुछ कंटेंट ऐसे होते हैं जिनको आप बार बार एक्सेस करते हो, यूज करते हो, तो वो उन्हीं को रखता है कैश मेमोरी में, क्योंकि हम बार बार उन्हीं का यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। और सारा कंटेंट आपका मेन मेमोरी में है, तो कैश मेमोरी में वो उसको रख लेता है जो आप बार बार यूज करते हो, तो उस फाइल का मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है। एडवांटेज बच्चे बता सकते हो आप इसके, वैसे मैंने कवर कर दिया उसके साथ भी साथ में। सबसे पहला एडवांटेज है कि इसकी स्पीड फास्ट होती है, ठीक है ना, वो मैंने जैसे ऊपर लिख दिया।
एज कंपेयर टू मेमोरी, मेन मेमोरी फास्टर है एज कंपेयर मेन मेमोरी, और मेन मेमोरी दूसरों के कंपैरिजन में फास्ट होती है। हम इसको मेन मेमोरी से क्यों कंपेयर कर रहे हैं, क्योंकि ये सीपीयू और मेन मेमोरी के सबसे पास में कैश मेमोरी है, ठीक है। तो जो उसके पास में है तो कंपैरिजन में उससे ही किया जाएगा, क्योंकि उसी के कंपैरिजन में उसकी स्पीड या तो फास्ट होगी या स्लो होगी। जो सेकेंडरी मेमोरी है वो तो इसके बाद में आएगी, तो उससे तो मतलब हम डायरेक्टली कह ही सकते हैं ना कि फास्ट होएगी। लेस एक्सेस टाइम, मैंने बताया था ना एक्सेस टाइम क्या होता है, जब किसी डाटा को एक्सेस करने के लिए, जैसे आप उसको ओपन करते हो, क्लिक करते हो, जैसे आपने म्यूजिक प्लेयर ओपन किया ना या कोई सॉन्ग प्ले किया, तो उसको चलाने के लिए कितना टाइम लगता है उसको हम एक्सेस टाइम बोलते हैं। तो जो कंटेंट आपकी कैश मेमोरी में होएगा उसके लिए एक्सेस टाइम बहुत कम होता है ना। मेन मेमोरी में होएगा उसके लिए एक्सेस टाइम ज्यादा लगेगा, आपकी सेकेंडरी मेमोरी यानी हार्ड डिस्क में होगा उसके लिए वो टाइम ज्यादा लगेगा। तो ये इसके एडवांटेज है। डाटा ये टेम्परेरी स्टोर करता है ना, टेम्परेरी की फॉर्म में डाटा स्टोर करता है, डाटा इसमें हम परमानेंट स्टोर नहीं कर सकते। तो इसके डिसएडवांटेज भी हैं। एडवांटेज क्या है बच्चे, इसके जो स्पेस होता है बहुत कम होता है ना, लिमिटेड स्पेस कह सकते हो आप। लिमिटेड क्यों है, जैसे मैंने लिखा 4 MB, 4 MB बहुत कम स्पेस होता है अगर हम कंप्यूटर के बारे में बात करें, है ना। क्योंकि देखो आजकल हार्ड डिस्क वगैरह या हम रैम वगैरह बहुत ज्यादा यूज करते हैं, तो उनके कंपैरिजन में तो 4 MB कुछ भी नहीं है, बट ये जरूरी है स्पीड को बनाए रखने के लिए। एक्सपेंसिव होता है बच्चे, अगर आप अपना कैश मेमोरी बढ़ाना चाहते हो तो उसके लिए मतलब एज कम्पेयर टू रैम इसका जो रेट होता है, जो प्राइस होता है वो ज्यादा होता है ना। क्योंकि ये फिर स्पेशल ऑर्डर पे बनते हैं, इनकी कैश मेमोरी ज्यादा होती है। कम मेमोरी वाले या नॉर्मल मेमोरी वाले कंप्यूटर ऐसा नहीं है कि अ, मतलब वो तो नॉर्मल है, ठीक है ना। बट आपने कैश मेमोरी बढ़ानी है तो उसके लिए एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है, आपको बताना पड़ेगा कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, कि आप कैश मेमोरी यूज करना चाहते हो। आगे वर्चुअल मेमोरी, वर्चुअल मेमोरी होती है जो हमारी हार्ड डिस्क है उसका पार्ट कंप्यूटर एज ए वर्चुअल यूज करता है, ठीक है ना। जो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस कह सकते हो, हार्ड डिस्क कह सकते हो, तो क्या होता है कि उसका कुछ पार्ट हमारा कंप्यूटर यूज करता है वर्चुअल मेमोरी में। उसका यूज क्यों करते हैं, देखो मैंने पहले भी बताया है, ऑफलाइन क्लासों में हमने डिस्कस किया था, जब आप इस कंप्यूटर में काम होता है वो सारा हमारा काम किस में होता है, मेन मेमोरी में, ठीक है ना। अब मान लो आपकी कंप्यूटर की मेन मेमोरी कम पड़ जाए, जब नंबर ऑफ एप्लीकेशन ज्यादा ओपन हो जाती है, ठीक है ना, तो हम देखते हैं ना कि स्पीड कम हो गई है हमारे कंप्यूटर की, क्योंकि उसमें एप्लीकेशन ज्यादा ओपन हो गई है। तो क्या होता है कि अ, हमारा कंप्यूटर क्या करता है कि कुछ पार्ट हार्ड डिस्क का वर्चुअल मेमोरी यानी कि एज ए मेन मेमोरी की तरह क्रिएट कर लेता है। क्योंकि देखो अब मान लो 10 एप्लीकेशन ओपन है, आपकी जो रैम है वो 10 की 10 को सपोर्ट नहीं कर पा रही एग्जीक्यूट होने के लिए, तो कंप्यूटर में क्या होती है कि फैसिलिटी है कि वो वर्चुअल मेमोरी का यूज कर लेता है, ताकि जो एप्लीकेशन या कुछ एप्लीकेशन का पार्ट यूज नहीं हो रहा है वो उसको वर्चुअल मेमोरी में स्टोर कर लेता है, ठीक है ना। क्योंकि अगर वो हार्ड डिस्क में से हर बार डाटा को एक्सेस करेगा तो उसका टाइम ज्यादा लगेगा। तो वर्चुअल मेमोरी इसलिए यूज की जाती है ताकि टाइम बच जाए और उसका कुछ पार्ट्स एज ए मेन मेमोरी की तरह यूज हो, डाटा वहीं से वो एक्सेस करता रहे,
ठीक है ना। तो इसलिए वर्चुअल मेमोरी का यूज किया जाता है। तो वर्चुअल मेमोरी वैसे तो अकॉर्डिंग टू हमारे जो हार्ड डिस्क होती है उसके अकॉर्डिंग होती है, बट आप उसको कम ज्यादा भी चेंज भी कर सकते हैं। एक बच्चे क्वेश्चन बनता है डिफरेंस का रैम और रोम। हमने जब फिजिकली क्लास लगी तो भी मैंने तब भी ये चीज बताई थी कि रैम और रोम पे इस पे क्वेश्चन बनता है और बहुत ज्यादा बार ये एग्जाम में आता है। इसमें क्या होता है, इंफॉर्मेशन स्टोर होती है और आप कभी भी इसको रिट्रीव कर सकते हो, ठीक है ना। अच्छा, जिसने क्लास लगानी हो ना टाइम पे आया करो यार, ये नहीं है कि बीच बीच में आते रहो, कभी लीव करके कभी आ गए। क्या कह रहे बच्चे? देखो इसमें डाटा या इंफॉर्मेशन स्टोर होता है और हम उसको रिट्रीव कर सकते हैं। रिट्रीव का मतलब होता है उसको देखना, चेक करना। इसमें डाटा परमानेंटली होता है और वो हमेशा स्टोर ही रहता है। आपको मतलब जब चेक करना है कभी भी चेक कर सकते हो। इसमें डाटा है, स्टोर्ड है, रिट्रीव आप कभी भी कर सकते हो, बट कंडीशन ये है कि अगर आपका कंप्यूटर बंद हो जाता है, शट डाउन हो जाता है, तो अब हम उसको रिट्रीव नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, यूज नहीं कर सकते, ठीक है ना। यानी कि ये इसको बोलते हैं वोलाटाइल, इसको बोलते हैं नॉन वोलाटाइल। नॉन वोलाटाइल वो होता है जो अपने आप में एग्जिस्ट करता रहता है, आप उसको इनपुट दो ना दो। रैम की ये प्रॉब्लम है, आप इनपुट दोगे तो आउटपुट देगा, इनपुट खत्म तो आउटपुट खत्म, ठीक है ना। तो इसलिए इसको हम बोलते हैं वोलाटाइल स्टोरेज। पहले भी मैंने कई बार बता दिया, तो ये पॉइंट हमेशा याद रखना रैम और रोम के बारे में। ये होता है नॉन, यानी नॉन वोलाटाइल का मतलब है कि आपने इनपुट की दो ना दो आउटपुट बनी रहती है, क्योंकि उसमें डाटा परमानेंटली स्टोर कर दिया गया है। ठीक है बच्चे, ये नॉन वोलेटाइल है, ये वोलेटाइल है। वोलेटाइल का मतलब इनपुट दो आउटपुट दो। इसमें डाटा हमेशा परमानेंट स्टोर रहता है। जैसे अभी हमने रोम के बारे में बात की, तो वो आप इरेज वगैरह करने के लिए इरेजेबल या इलेक्ट्रिकली इरेजेबल कौन सी रोम को फॉलो करते हैं वो उस पर डिपेंड करता है। इंफॉर्मेशन कैन बी चेंज, इसमें नोट है, आप इसकी इंफॉर्मेशन कभी चेंज नहीं कर सकते। जो इसमें प्रोग्रामिंग कर दी गई है तो कर दी गई है, वो परमानेंट है, इसमें आप कभी भी चेंज कर सकते हो। जैसे आप क्लास में आए थे, आपने एक डॉक्यूमेंट ओपन किया हुआ था, कल को आपने उसको सेव कर दिया, दोबारा एक्सेस किया, उसको चेंज कर दिया, ठीक है ना। तो वो इंफॉर्मेशन या डाटा यू कैन चेंज एट एनी टाइम, बट इन रोम यू कांट चेंज द डाटा और ऑल्टर द डाटा, ठीक है ना, क्योंकि वो परमानेंट है और वो जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उसने बनाया हुआ है, वो हमारी तरफ से नहीं बना। ये वाला डाटा हम खुद स्टोर करते हैं, तो ये हमारे यूजर की इनपुट है, यूजर उसको कभी भी चेंज कर सकता है। तो ये डिफरेंस होता है इनमें, ठीक है ना। इसकी एजुकेशन स्पीड बच्चे डिपेंड करती है कि आपकी जो रैम की मेमोरी है, कैपेसिटी है, वो कैसी है। जैसे कि होता है ना, अगर हम एंड्रॉइड फोन का एग्जांपल ले लें, उनमें होता है कि आपकी मेमोरी कितनी है, 1 GB है, 2 GB है, 4 GB है। तो जितनी जीबी बढ़ती जाएगी उतनी ही आपका जो एंड्रॉइड फोन है उसकी प्रोसेसिंग अच्छी होगी। प्रोसेसिंग मीन वो चलता अच्छा है, उसमें आप कोई गेम वगैरह प्ले करते हो, है ना, वो सब प्रॉपर काम करते हैं, है ना।
इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें परफॉर्मेंस डिपेंडेंसी का कोई काम ही नहीं है, क्योंकि इसकी तो जो इंफॉर्मेशन है वो एक बार स्टोर कर दी गई है। उसको चलाने के लिए आपको उसकी ये चेक नहीं करना पड़ता है कि इसकी कैपेसिटी क्या है, कितनी जीबी का है, ये कितनी एमबी का है। ठीक है, तो ये हमारे कोई भी एप्लीकेशन को एग्जीक्यूट कराने के लिए, रन कराने के लिए यूज होती है। ये हमारा कब होता है, जब कंप्यूटर बूट होता है। कंप्यूटर बूट होएगा, मैंने जैसे बायोस का एग्जांपल आपको बताया था, तो वो चेक होएगा, पोस्ट टेस्ट चलेगा, ये वो इंटरनल प्रोसेस है। बट आपको जब भी एप्लीकेशन ओपन करनी है, कोई गेम प्ले करना है, ऑनलाइन डाटा एक्सेस करना है, तो हमें रैम की जरूरत पड़ती है, रोम की हमें जरूरत नहीं पड़ती, रोम की कंप्यूटर को जरूरत है। उसके कुछ इंटरनल कंपोनेंट्स जो सिस्टम को एग्जैक्ट स्टार्ट होने से पहले चलते हैं, उनके लिए रोम की जरूरत है। ठीक है ना, तो ये दोनों में डिफरेंस है, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, रैम वर्सेस रोम, है ना, रैम और रोम में क्या डिफरेंस। बीएससी का 14 है, 10 है, एक 9 है, दोनों 10 से ज्वाइन कर लेते हैं, 7 है। अरविंद आप भी बीएससी के हो? हाँ जी अरविंद, रोल नंबर 13। यस सर, बीएससी के। अच्छा, और सौरभ हो गया, देवांश हो गया। ठीक है, बीएससी वाले लीव कर जाओ। सर जी वो सचिन भी सीधा पीएससी का 5 रोल नंबर, ਉਹਦਾ कनेक्शन टुटी ਜਾਂਦਾ बार बार। क्या नाम है बच्चे उसको? सचिन 5। सचिन चौहान है। हाँ जी हाँ जी। ठीक है, चल लगा दी, कोई बात नहीं। आप लोग टाइम टेबल चेंज हो गया क्या? बड़े कम बच्चे ज्वाइन करते हैं, कोई आगे पीछे हो गया कोई लेक्चर बीएससी वालों या बीए वालों का? बढ़िया मैम, बढ़िया है, हाँ जी। तो वही कमरा भी रखा हुआ आपने? नहीं मैंने रखा, वाई क्यों नहीं रखा? तो करवे का